कैंटोनमेंट इलेक्शन से पहले मुल्क में धांधली और ये जो प्री पोल रिगिंग है ना, इसके इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक साहब ने पीटीआई हुकूमत पर, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि जी कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर में इंतखाबात से पहले एक हुकूमती सैनेटर हैं जो पैसे बांट रहा है। और कराची में पीटीआई के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन सिंध में दरख्वास्त जमा करवाई है कि जी कैंटोनमेंट इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स और फौज को तैनात किया जाए। इस अहम मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब, रुकन सिंध असम्बली और पीटीआई कराची के सदर। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, ये जो कैंटोनमेंट इलेक्शन से पहले लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज आपकी जमात पर धांधली का और बाकायदा पैसे लगाने के इल्ज़ाम लगा रही है। साद रफ़ीक साहब ने कहा जी एक सैनेटर जो पैसे बांट रहा है, और कराची में आप लोगों को धांधली होने का, ठप्पे लगने का खदशा है, और आपने बल्कि इलेक्शन कमीशन से फौज और रेंजर्स लगाने की दरख्वास्त भी की है। तो हम ये समझें कि इलेक्शन कमीशन पर किसी जमात को भी एतबार नहीं है? नहीं, देखें, मुझे इल्म नहीं है कि पंजाब में वहाँ पर क्या हालात हैं और किस माहौल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर आपने और हम सब ने ये देखते रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन के माहौल रहे हैं। लोगों की जानें भी चले गई हैं और यहाँ पे ठप्पे भी लगते रहे हैं। तो जो एक सियासी जमात ये मामला पहले करती थी, आजकल ये चीज़ें जो है एक नई सियासी जमात है जिसने ये ओन कर ली हैं सारी चीज़ें। और हमें इस बात का खदशा है कि इलेक्शन वाले दिन कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को रिग करने के लिए, जीतने के लिए कुछ इस तरह की साजिशें करेंगी और इलेक्शन का माहौल खराब करेंगी। लिहाजा हमने हुकूमत से गुजारिश की है कि इलेक्शन के दौरान रेंजर्स की तैनाती जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी और बाहर भी हो। सो मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान भर के अंदर जिस तरह 2018 के इलेक्शन हुए थे वही सिक्योरिटी के इंतजाम हो जाएंगे, तो जो हमारे अपोनेंट्स हैं पंजाब के अंदर, जो अपोजिशन है, उनकी भी बात पूरी हो जाएगी। और सूबे सिंध के अंदर अगर जैसे कि हम अपोजिशन के अंदर है तो हमारी भी बात पूरी हो जाएगी। सो इसको कंसिडर करना चाहिए, इस रिक्वेस्ट को। और ये ताकि 12 तारीख को जो आपके इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो सियासी जमात हारे तो कम से कम ये तो कहे कि जो जीता उसको मुबारकबाद तो दी जाए, वरना यही सिलसिले चलते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 12 तारीख के कैंटोनमेंट के, बहुत अहम, बहुत जरूरी इलेक्शन है और ये आते भी कैंटोनमेंट के अंदर हैं। ये एरियाज भी सारे डीएचए के अंदर आते हैं, तो उस पर लाजमी तौर पर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिसमें साफ और शफाफ इलेक्शन जो है गारंटी किए जा सके। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, बतौर सियासतदान आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, के हवाले से बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, पर आपको पता है बात पीछा नहीं छोड़ती है, तमाम लोग उस बात का हवाला दे देते थे, फलां ने कहा था आपके बारे में फलां वक्त में। अब जैसे कि साद रफ़ीक साहब ने बाकायदा पीटीआई हुकूमत का नाम लेके, पीटीआई हुकूमत में पीटीआई का कोई बंदा है, सैनेटर है जो कि पैसे बांट रहा है, तो इस तरह के जब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो एहतजाज क्यों नहीं किया जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता कि या तो क्लियर करें, माफ़ी मांगे, या फिर सैनेटर का नाम लें? मतलब जमात की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, या थोड़ी बहुत बात करके प्रोग्राम्स में कि जी ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने वाली बात है, किसी जमात की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने वाली बात है। या फिर नाम लिया जाए, मुकम्मल बात की जाए, या फिर आधे अधूरे इल्ज़ामात का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। क्या राय है आपकी इस हवाले से? अच्छा, देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना, आपकी बात में कोई दो राय नहीं, आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन आप इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, ये इलेक्शंस के जितने मामला हैं इनको दुरुस्त करने के लिए अपनी तो तमाम कोशिशें कर रही है ना। जैसे कि सेनेट के इलेक्शन में हमने कहा कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ये शोर शराबा खत्म हो जाए कि किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, किसका जमीर बिका, कौन लौटा है, कौन नहीं है। इसी तरीके से आपके सामने कि आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मशीन जो है ना लॉन्च की है कि जिसके जरिए हम चाहते हैं कि इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस होए और उसके बाद किसी की ये जुर्रत ना रहे कि वो बोले कि जो ना ये इलेक्शन रिग था या नहीं था। तो जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम तरीकेकार को बदली नहीं करेंगे, जब तक हम स्टोन की बेसिस के ऊपर इलेक्शंस कराते रहेंगे, तो याद रखेंगे जो सियासी जमात हार रही होगी या वो हार जाएगी, वो जरूर इल्जाम लगाएगी। तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम रिफॉर्म्स की तरफ तो आए ना। तो अगर हमारे दिल में चोर होता तो हम कभी ये नहीं कहते कि शो ऑफ हैंड्स हो सेनेट के अंदर। अगर हमें जो है इलेक्शन रिग करने होते तो हम कभी ऐसी मशीन को दरियाफ्त नहीं करते, उसको बनाते नहीं, ना ही हम इस तरह का प्रपोजल देते। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी, जो बड़ी जमातें हैं, वो आज इन दोनों डिमांड्स को रिजेक्ट करती हैं। शो ऑफ हैंड्स को भी सेनेट में रिजेक्ट किया और इसी तरीके से जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी मशीन है, वोटिंग मशीन है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है।
सो लिहाजा इस तरह के इल्जामात लगते रहेंगे, इस तरह की बातें चलती रहेंगी। अगर उससे हमने बचना है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, दैट इज रिफॉर्म। ठीक है जी। अच्छा खुर्रम साहब, कराची जो ताजिर एक्शन कमेटी है वो सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और पीटीआई ने भी ताजिर बरादरी के एहतजाज में शिरकत भी की है। आज पंजाब में जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसकी वजह से लॉकडाउन लग रहा है, मगर कराची में आप ताजिर बरादरी के सपोर्ट में हैं, ऐसा क्यों है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। खुर्रम साहब आप ज़रा सुनिएगा क्लिप। अच्छा खुर्रम साहब, आपने सुना मुर्तज़ा साहब को, ये आपने किन्हीं तौर पे पहले भी सुना होगा, तो वो कह रहे हैं जी ये पीटीआई वाले लोगों को वर्गलाते हैं और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छा देखिए, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम क्या खेल रही है। जब आप इनकी गेम को समझ जाएंगे ना तो उसके बाद पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त वजीर आजम इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक मौत का समा है। जिस तरीके से इनका खात्मा इस वक्त आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से हुआ है, इनको ये नजर आ रहा है कि इसी तरीके से वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी चलती रही और यही मकबूलियत रही तो इनका खात्मा सूबे सिंध से भी हो जाएगा। सो अगर वजीर आजम इमरान खान को डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान की पॉलिसीज को खराबी की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर खराब करना है, तो सिर्फ एक तरीका है कि कराची को डिस्टर्ब किया जाए, कराची की इकोनॉमी को खराब किया जाए, कराची की कारोबारी शख्सियात को तंग किया जाए। देखिए वजीर आजम इमरान खान और बिलावल जरदारी की सोच में क्या फर्क है? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, बिलावल जरदारी कहते हैं कि कंप्लीट शटडाउन किया जाए। आपके सामने जब कंप्लीट शटडाउन किया तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने इसके बाद बहुत एतराज किया, लड़ झगड़ के हमने कंप्लीट शटडाउन खत्म कराए। हमें फिक्र थी कि लोगों के जो रोज के रोजगार के लोग हैं वो भूख की तरफ ना चले जाएं, यहाँ पे राइट्स ना शुरू हो जाए। हम इसमें कामयाब हुए और आज पूरी दुनिया कोविड में नीचे की तरफ गई और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गया। ये क्या कर रहे हैं कि ये इन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे किसी न किसी तरीके से कराची की ताजिर बरादरी को परेशान किया हुआ है, उनको डिस्टर्ब किया हुआ है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये कहते हैं कि सुबह 6 बजे जो है खवातीन शॉपिंग करने आए, ज्वेलरी शॉप सुबह 6 बजे खुल जाए, लोग बाल कटाने सुबह 6 बजे चले जाएं, लोग कपड़ों की शॉपिंग करने 6 बजे चले जाएं। हमारा जो ताजिर बरादरी है वो कराची की कहती है कि 6 से 8 के टाइमिंग्स को आप 8 से 10 कीजिए। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि आपने जो 2 छुट्टियां की हुई उसकी छुट्टी को 1 करें। देखिए कराची का इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो इतना ज्यादा नहीं है, वो कम हो गया है। अच्छा दूसरी तरफ इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप देखें कि जलसे कर रहे हैं, अपने वर्कर्स से इनके जलसे चल रहे हैं। बिलावल जरदारी ने आते 1 हफ्ते पहले कहा कि जनाब कराची वालों पीडीएम का जलसा हो रहा है, उसमें भरपूर बड़ी तादाद में शिरकत करो, पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाओ। और दूसरी तरफ आपने बच्चों के स्कूल बंद किए हुए हैं, यहाँ पे आपने शादी हॉल्स बंद किए हुए हैं, यहाँ पे आपने रेस्टोरेंट्स बंद किए हुए हैं, यहाँ पर आपने लोगों के हफ्ते में 2 छुट्टियां की हुई हैं। यहाँ पे कराची में जो वो तबका जो कि मार्केट्स हैं, जो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल में की हुई इन्होंने। सो इनका जो कराची के साथ सुतेली माँ वाला सलूक है उसके पीछे इनकी दुश्मनी है कराची के साथ। ये जानते हैं कि कराची वालों ने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना है। इन्होंने जो इस वक्त अपना एडमिनिस्ट्रेटर लाके बिठाया है, जो इस वक्त तोते की तरह पैं कर रहे थे, ये तो एक सियासी शख्स है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पर आके बैठे हुए। इंटरिम पीरियड के दौरान हमने तो इनके खिलाफ केस किया हुआ अदालत के अंदर कि 120 दिन के अंदर जब टेन्योर पूरा हो जाता है तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। इन्होंने एक मैनेजर लाके बिठा दिया है जिस मैनेजर का काम है कि उसने अपने जो मालिक है उसको पैसा जमा करके देना है। यहाँ पे कराची के अवाम के पास ना इन्होंने पीने का पानी फराम किया है, ना इन्होंने स्कूलों में तालीम दी है, ना अस्पतालों में इलाज दिया है, ना स्ट्रीट क्राइम का इन्होंने खात्मा किया है, ना 13 साल में इन्होंने 13 बसेस दी हैं। हमें फायदा क्या कराची वालों को? हमें पीपल्स पार्टी से क्या लेना देना है? इसी वजह से मैंने जाती तौर पर वजीर आजम साहब से गुजारिश की कि वजीर आजम साहब कम से कम 6 महीने के लिए तो सूबे के अंदर गवर्नर रूल लगाए, लोगों की जिंदगियों को 6 महीने में हम कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हम उनको दें। ये पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे लोगों का खून चूस लेगी। जब 2023 का वक्त आएगा उस वक्त तो अच्छा, ये खुर्रम साहब को जमीन के इतना बिठा देंगे। खुर्रम साहब पानी का आपने जिक्र किया, कराची वालों के मसाइल का जिक्र किया, तो बारिश भी कराची वालों के लिए बड़ा मसला बन जाती है। कराची में जो होने वाली बारिश उस पर जरा बात कर लेते हैं। और आपने शहर का चक्कर भी लगाया है, तो क्या हालात थे आज शहर के बारिश के बाद? डूबा पड़ा हुआ शहर। देखिए उस वक्त तो दोपहर में 2 घंटा बारिश हुई थी यहाँ पे, 2 घंटा। मैं खुद एक सड़क के ऊपर जो बलोच कॉलोनी की सड़क है 45 मिनट में उस रोड के ऊपर मैं खड़ा रहा हूँ। आप जाएं सड़कों में घूमे, हर कोने खांचे के अंदर आपको पानी खड़ा हुआ मिलेगा। 13 साल के अंदर
आप अंदाजा लगाएं, ये नालायक 13 साल के अंदर पानी की निकासी का निजाम नहीं बना सके। 13 साल 5 और सूबे सिंध के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये इस लायक है कि ये यहाँ पर इस मुल्क के सूबे के अंदर हुकूमत करें? आप मुझे बताएं ना कि चारों सूबों की जो जंजीर होती थी आज वो एक सूबे तक क्यों आ गई है? वो मेरी वजह से तो नहीं आ गई है, वजीर आज़म इमरान खान साहब की वजह से तो नहीं आ गई है। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने इनको फेल कर दिया है, लोग इनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। अगर ये सूबे सिंध के अंदर इन्होंने 2018 में हुकूमत बनाई, उसके कसूरवार भी हम खुद हैं, क्योंकि हमने अंदरूने सिंध के अंदर उस तरीके से काम नहीं किया, लोगों को हमने सेकेंड ऑप्शन नहीं दिया। ये हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेलियर है कि हमने सही तरीके से खड़े होकर उन लोगों को नहीं खड़ा किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी तंजीम इस वक्त सिंध में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। 2023 में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सूबे सिंध में नजर नहीं आएगी, क्योंकि सिंध के लोगों को इन्होंने परेशान किया है, सिंध के मासूम लोगों की जिंदगी इन्होंने खराब की है। अच्छा, हम तो ये मान लेते हैं, आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है ना, कराची वालों ने इनको वोट नहीं दिया, इन्होंने कराची के लिए काम नहीं किया। मेरा आपसे सवाल है कि लड़काना से बिलावल जीत कर आए हैं, क्या लड़कानों को बिलावल ने कुछ दिया? नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, क्या नवाब शाह के अंदर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिल रही है? इस सूबे का मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर है, जो वजीर आला है, क्या उन्होंने जहाँ से जीत कराए दादू से, सेवन से, वहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर किया? ये तो आप वजीर आजम इमरान खान के मशहूर हुए कि उन्होंने पूरे सूबे सिंध को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी खुर्रम साहब, वक्त की कमी, मुझे आपका शुक्रिया अदा कर